सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, नॉर्मली हम लोग जिनको सोसाइटी में डिसेबल बोलते हैं, उन्होंने सारे एबल पर्सन को पीछे छोड़ दिया। आज का कार्टून ही आज के आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। नॉर्मली अगर आप लोग अपने आसपास में किसी भी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको आप लोग नॉर्मली डिसेबल बोलते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो इंसान जो है अपनी जिंदगी को इस तरीके से जी रहा है कि जो जिंदगी आप लोग नॉर्मल तरीके से जी पाते हैं, उसमें भी उस इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उसके अंदर का मोटिवेशन देखिए, जज्बा देखिए कि आज की डेट में अगर एक तरीके से एक ऐसा इंसान अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, वो भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक गेम में, तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो इन्होंने जो एबल पर्सन है ना, अपने को आपको बोलते हैं काफी एबल है, काफी एबल है, पूरी बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहां पर शानदार तरीके से ये आज का कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जैसे कि अगर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को पिक्चर परसेप्शन टेस्ट पूछा जाता है, जैसे कि एसएसबी वगैरह में आप लोग जाते हैं, तो इस पिक्चर के ऊपर आप लोग क्या शब्द लिखना चाहेंगे? क्या 40 से 50 शब्द लिखना आप लोग चाहेंगे? तो लिखिए 40 से 50 शब्द। देखता हूं कौन कौन कैसे शब्द लिखता है, इसके बारे में काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस डिस्कशन में। पर मैं आज एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, जो कल जो है ईपीएफओ का पेपर हुआ, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात जरूर करूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर अभी बात करें, जैसे नहीं कि एक दिन अगर डिस्कशन नहीं किया तो क्या बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक शानदार बात, बिल्कुल शानदार बात, जो मेरा एक तरीके से तो नहीं कहते कि हार्ट टच कर गई, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक दिन में कौन से मास्टर बन जाओगे। तो अगर आप लोगों ने जो 4 तारीख का अगर आप लोगों ने द हिंदू डिस्कशन नहीं सुना है, तो आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन मिस कर दिए। यानी कहने का मतलब ये, 4 तारीख का मैंने जो डिस्कशन डिस्कस किया था, उससे डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ईपीएफओ के अंदर देखने को मिले। हालांकि पहले भी ये पढ़ा चुका हूं, पर लेकिन रिसेंटली जो डिस्कस किया उसके बारे में बता रहा हूं। उससे क्या होता है, आप लोगों का रिविजन हो जाता है। आप लोगों को याद होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने 4 तारीख को पूरे डिटेल में फिर से आप लोगों का रिवीजन कराया था, उसी के बारे में क्वेश्चन है। और जो बात मैं आप लोगों को कई बार चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि कोड ऑफ जो सिविल प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और उसका रीजन क्या है, ताकि केस का जो मामला है वो जल्दी सुलझ जाए। क्योंकि इसका रीजन यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर उसी पैटर्न में चलने लगे जिस पैटर्न में हमारे कोर्ट चलते हैं, तो फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फायदा क्या रह जाएगा? एनजीटी का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए एनजीटी के अंदर हम लोग जो सिविल को जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करते हैं, बस नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया कि यहां 2010 में इसको स्टैट्यूटरी लॉ दिया गया था, और ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा कि आर्टिकल 21 से निकालकर इसको लाया गया है। यानी कि जितनी क्वेश्चन में बातें पूछी गई उससे कहीं ज्यादा बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें अगर आप लोग टोटल प्रॉपर वे में अगर सुन रहे होंगे, लेक्चर भी अगर रेगुलर सुन रहे होंगे ना, रिवीजन भी नहीं किया होगा, इतनी बार मैंने आप लोगों को खुद से रिवीजन करा दिया, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व करेंगे। तो आंसर क्या था? आंसर था इसका सी। तो कई सारे बच्चे जो थे वो बोले थे कि सर देखकर याद आ गई, आपने कई बार पढ़ा रखा है इसको। तो यार देखो, लेक्चर ना हर एक दिन के लेक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रियलिटी में सरप्राइज लगा। अभी फिलहाल आप लोग सितंबर में बैठे हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं हाँ डन सर, वो देख रहे हैं आज के डेट में मार्च और एक तरीके से फरवरी तक के द हिंदू पीछे जा जाकर देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए, इसको कहते हैं डेडिकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस तरीके से आप लोग देखकर चले कि हाँ उसका कुछ छूट गया है पीछे, और पीछे के लेक्चर वो जा जाकर देख रहा है, तो यहां से पता चलता है कि कितना आप लोग चीजों को लेकर सीरियस चल रहे हैं, ठीक है। वरना नॉर्मली क्या करते हैं, 90% लोग ऐसे रहते हैं यार कि आज चलो छूट गया, चलो छोड़ो क्या जा रहा है, ठीक है, संडे में छूट गया, चलो छोड़ो यार आगे का देखते हैं। और जिस दिन भी आप लोगों ने ऐसा किया, हो सकता है उसी दिन से आप लोग क्वेश्चन टपक जाएं। तो 2 क्वेश्चन आगे यहां पर 4 तारीख के जो डिस्कशन था। दूसरा ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, ये तो बिल्कुल मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करके इवन ये क्वेश्चन बताया था मैंने कि 46 यहां पर हमारी कंट्री में आज के डेट में रामसर साइट है, क्योंकि 42 थी तो 4 नई ऐड हो गई थी, तो मैंने कहा 46 हो गई है। तो आप लोगों से मैंने पूछा था कि नई 4 जोन सी ऐड हुई है, कम से कम उनके नाम आप लोगों को बताना है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो जिनको ये लगता है कि यूपीएससी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं पूछता है, तो आप लोग देख लीजिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है डायरेक्ट। उन्होंने पूछा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 46 साइट है, कितनी साइट है हमारे देश में। तो ये आप लोग देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से करने वाला हूं जो रेगुलर कमेंट आते रहते हैं ना कि सर क्वेश्चन पेपर में ये तो आता ही नहीं है, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये क्यों बता रहे हो। तो वो वाले डाउट आप लोगों के दूर हो जाएंगे कि हाँ यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। मैंने ये भी बताया था कि जिसको साइन किया गया था, अगर बात करें तो आप लोगों को याद होगा 1971 में मैंने बताया था, ठीक है। फिर 1975 में क्या किया गया था, इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। याद होगा मैंने कहा था, याद रखना कि बांग्लादेश के वॉर के टाइम पर यह हुआ कि हाँ इसको बेसिकली क्या किया गया, इसको बेसिकली साइन किया गया, ठीक है। तो एक तरीके से फिर इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ पर मैंने कहा जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, याद है मैंने बताया था उस टाइम पर आप लोगों को, अगर आप लोग रेगुलर सुन रहे हैं, ठीक है।
इसी के साथ में रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में है। ये तो नॉर्मल सी बात है, तो हजार बार बताई गई है आप लोगों को। यहाँ वेटलैंड कंजर्वेशन जो होता है उसको एक तरीके झील लेक वगैरह होगी उनको कंजर्व करने का ये काम करता है। और रामसर कहां पर है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, कहां पर है बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में, कहां पर है रामसर। तो यहां पर देखिए तीसरा ऑप्शन जो है यहां पर गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहां पर इसका डी। पर लेकिन यहां पर अगर जरा सा वो ट्रिक डाल देता, आप लोगों को पता है मान लीजिए सारी चीजें, और फटाफट जल्दी जल्दी में आप लोगों को यहां पर वो नो दे देता, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से यहां पर नोट करेक्ट पूछ लेता, तो उसके चलते आप लोग क्या करते फिर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हालांकि ऑप्शन उस तरीके से सेट नहीं है, तो अगर उस तरीके की चीजें होती तो फिर किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलते, तो ऐसा भी ध्यान रखें। तो यहां पर इसने नोट करेक्ट पूछ लिया, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ना है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कई सारे बच्चे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही पूछ जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना यूपीएससी पूछ लेगी कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ, ये लो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ। यार एक दो क्वेश्चन ना आप लोग ऐसे देखने को मिल ही जाएंगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ, नीति आयोग ने किसको एक तरीके से रिप्लेसमेंट किया था, ये तो यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में कम से कम ना होने भी 35 से 40 पेपर बच्चों के द्वारा सेंड किए गए हैं जो कि अटेम्प्ट करके हैं, उसमें कम से कम 6 से 7 बच्चे ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत लगा रखा है, क्योंकि उस टाइम पर ना टेंशन में होता है माइंड, जब टेंशन में होता है ना तो उनको समझ में नहीं आता है। और ये सारे ऑप्शन ऐसे देते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आप लोगों को दे देंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जिसने कई बार सुन लिया एक बार मुंह से, ठीक है, तो उसको तो याद आ जाएगा, और जिसने नहीं सुना उसको लग रहा था कि हाँ हो ही जाएगा, वो इसको गलत मार्क आएगा। कई सारे इसको लगा के आए ऑप्शन। जब मैं आप लोगों के पेपर देख रहा था तो पेपर में कई सारी वैरायटी मुझे देखने को मिली, कई सारे ऐसे क्वेश्चन वो सही करके आगे जो मैं भी नहीं सोच रहा था, कई सारे ऐसे क्वेश्चन गलत कर आगे जो मैं भी नहीं सोच रहा था। यानी कि दोनों तरीके की वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप लोग कैसे फील करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसको ये लगता है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये देख लो। इसी के साथ में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये देख लो, डायरेक्ट मैंने जब उस टाइम पर पराक्रम दिवस पढ़ाया था, मेरे अब भी याद आ रहा है, नैनो मैगजीन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये। देखिए एक बात तो देखनी पड़ेगी, मैं हमेशा 2 वीडियो आप लोगों को बोलता हूं, 2 वीडियो का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने यहां पर ये बना लिया, ये 2 वीडियो तो करंट अफेयर आप लोगों के हाथ से नहीं जाने दूंगा। और ये आप लोगों ने इस पेपर में भी देखा होगा, मैक्सिमम कमेंट ये आ रही कि सर करंट अफेयर तो नहीं छुड़ा, जिसने रिवीजन मार दिया, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को दोनों वीडियो देखकर चलनी है, दोनों वीडियो में कंप्लीट आप लोगों का आंसर देखिए, 2 वीडियो में क्या क्या कवर हो रहा है, आप लोगों की आंसर राइटिंग हो गई, एसे राइटिंग हो गई, इंटरव्यू तक के लिए भी आप लोगों को बातें बता देता हूं, फैक्चुअल सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। तो हर एक तरीके से आप लोग कवर हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक डायमेंशन में कवर हो रहा है। तो इसलिए दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने पार्ट बना ली तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पराक्रम दिवस आप लोगों को जस्ट उस दिन मुझे याद है, मैंने कहा नया नया अभी स्टार्ट किया गया है और आप लोगों को यहां पर ये जरूर देखने को मिलेगा। इवन मैंने आप लोगों से भी बोला था कि कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, वो भी बताया था जिस पर पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया गया था। चलिए वो क्वेश्चन बताइए आप लोग, ठीक है। ये यहां पर क्या हो गया, 23 जनवरी हो गया। तो देखिए यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड था यहां पर, और रीजन क्या था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहे थे, इसलिए यहां पर ये सारा जो थी राम कहानी यहां पर डिक्लेयर की गई, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ऐसी चीजें आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन बन गया, इलेक्शन तो नहीं पूछे उन्होंने वेस्ट बंगाल में हुए कि नहीं हुए, पर क्वेश्चन कैसे बन गया पराक्रम दिवस के बारे में। अब ये भी पूछा जा सकता था, आगे पूछा जा सकता है, एंड यू नेवर नो, आगे पूछ ले आप लोगों से कि हाँ बताइए कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी जो है अभी सुभाष चंद्र बोस जी के पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है इजीली, आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया, हमने तो बस ये पढ़ा था कि 23 जनवरी को है। तो यार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है तो रिवीजन कर लो ना, उसका दिक्कत क्या है इसमें। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, आप लोग इसको देख सकते हो इस तरीके से। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि इकोनॉमिक सर्वे से एक ही क्वेश्चन आया, पर लेकिन जो ये एक ही क्वेश्चन आया इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देखना, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर शेयर किया था यहां पर, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो लेक्चर शेयर किया था उसमें देखना ये लगभग 8 मिनट और समथिंग शायद 26-27 सेकंड पर ये एक ही क्वेश्चन आया पूरे इकोनॉमिक सर्वे से। और जब इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू मैंने आप लोगों का लिया था, इसमें वो क्वेश्चन कवर कर रखा है, ठीक है। आप लोग ये देखिए, इससे फालतू क्या चाहिए, एक ही वीडियो बना रखी है, उसी में से क्वेश्चन फंस गया आप लोग का। अगर जिस किसी ने ये एक भी वीडियो नहीं देखी तो फिर क्या बोलूं उसको, ये बताइए आप लोग, ठीक है। और जिस किसी को पेपर डाउनलोड करना है, पेपर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया था यहाँ पर, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा मुझे लग रहा है पेपर निकलते भारी एकदम तुरंत सेंड कर दिया गया मुझे, तो ये मैंने पूरा पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था, इसको डाउनलोड कर लेना। और जो भी आगे की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, या तो ईपीएफओ के लिए, फिर यूपीएससी के दूसरे एग्जाम के लिए, तो देखिए एक दूसरे क्वेश्चन ना दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन जरूर देखा करो, खासकर यूपीएससी की तैयारी का आप लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। इससे आप लोग लंबे समय तक चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट मैंने उसमें देखिएगा आप लोग जाकर, ये लगभग 7-8 मिनट के आसपास ही मैंने पढ़ा रखा है। आंसर डायरेक्ट हो गया यहाँ पर, एक ही वीडियो, एक ही इकोनॉमिक सर्वे की एक ही क्वेश्चन में ना, उसी का आप लोग को आंसर मिल गया एक वीडियो में।
और क्या चाहिए यहाँ पर आप लोग देखिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आप लोग देखिए मैंने इसके ऊपर डिप्रेशन का आर्टिकल भी डिस्कस किया था, तो बच्चा लग रहा है कि पूरी वीडियो को काफी अच्छे से देखता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने इसने लिख भी दिया डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि नाओमी ओसाका का मैंने डिप्रेशन वाला एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों से डिप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पूछ लेगा किसको रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से देकर चलोगे, ठीक है, अपने आप हल्का सा भी एफर्ट डालोगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, जिसको ये लगता है कि डे जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आप लोग देख लीजिए जिसको लगता है डे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और हाँ, लास्ट महीने की भी, जो कि आप लोग की बेसिकली लास्ट महीने की बची हुई है, और जो ये महीना अभी गया है इसकी बची हुई है, तो दो वीडियो आप लोग की कंबाइन एक ही जगह में, उसमें इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम कवर करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। एक दो दिन के अंदर मुझे जैसे टाइम मिलता है तो उसको आप लोग देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। यूपीएससी में ऐसा नहीं, थीम ही पूछेंगे हर बार। ये मैंने आप लोगों को जब 21 फरवरी को मैंने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि ये कहां से निकाल कर लाया गया है। ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से निकाल कर लाया गया है, याद आ रहा है आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जो डिस्कस किए गए इंपॉर्टेंट डे की वीडियो के अंदर में, तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो डिफरेंट तरीके से पूछ लिया, पर डे पूछना है यहाँ पर भी। जो कहते हैं कि डे नहीं आते हैं एग्जाम में, कभी कभी आते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं डे, तो अल्लाह भाई साहब यूपीएससी ने भी आप लोगों का डे पूछ लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया अटेम्प्ट, आप लोगों को याद होगा। 8th शेड्यूल के बारे में कौन कौन सी लैंग्वेज है हमारे संविधान के अंदर में। मैंने ये भी बताया कि हमारे संविधान में स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी, फिर बाद में कितनी लैंग्वेज ऐड हो गई, आज की डेट में कितनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो सारी चीजें बता रखी। इवन ये बताया था कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर करके कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी, ठीक है, और फिर कितनी लैंग्वेज, 8 लैंग्वेज ऐड हो गई। 8 लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में ऐड हो गई, 8वें शेड्यूल में ऐड हो गई। अब कितनी हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई। तो 14 से 22 तक का सफर कौन सा था वो भी मैंने बताया था। कभी मैंने इसका नाम लिया यहाँ पर कि भौतिक करके कोई ऐसी लैंग्वेज थी नहीं। डोगरी, मैथिली और संथाली आप लोगों को हजारों बार मैंने बताया, तो आप लोग देखिए यहाँ पर नो पूछ लिया गया। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यूपीएससी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछती हुई नजर आती है। ये देखिए मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने बोला था कि नाम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा याद रखेगा। और फर्स्ट जो WTO का एक तरीके से जब वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, तो मुझे अब भी याद है, अगर आप लोगों ने वो नैनो मैगजीन या फिर द हिंदू के अंदर जब मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोगों को अभी याद होगा, मैंने उस टाइम पर बोला था कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई एक तरीके से अफ्रीकन कोई एक तरीके से औरत यहां पर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया आप लोगों के सामने। तो ये देखिए यार, इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के डायरेक्ट बिल्कुल वीडियो से आ रखे हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल बता भी दूंगा कहां पर डिस्कस किए मैंने, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे ढूंढने में उनको, पर हाँ मुझे पता है कि हाँ एक तरीके से चीज आप लोग एक तरीके से इनको आइडेंटिफाई करने में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये आप लोग देखिए यहाँ पर, इसके बारे में कोई बच्चा, मैंने बोला ना कि पढ़ने वाला बच्चा है, तो यहाँ पर लिख रखा है रिवीजन वीडियो। तो रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने इसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021, तो आप लोग देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आप लोग देखिए, ये आप लोग देखिए जो यहाँ पर, ये भी नैनो मैगजीन के अंदर मैंने कवर किया था, गर्म हवा सरद हवा के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया आप लोगों के सामने। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये याद होगा जब स्कीम में पढ़ाता हूं आप लोगों को, कई बार मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, रेगुलर नहीं, पर हाँ जब मुझे लगता है थोड़ा टाइम हो गया फिर से रिपीट कर देता हूं। तो अटल पेंशन योजना के बारे में ये देखिए 18 से 40, ये भी आप लोगों को बताया था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ रखी है डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप लोगों ने उनका रिवीजन किया होगा। ट्राई सर्विस के लिए मैंने बोला था ना बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को। तो 1971 से लेके 2021 तक का, ठीक है, 2021 तक का। तो यहां पर किसकी जो ट्राई सर्विस का जो हमारी कंट्री में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था रिपब्लिक डे परेड में, बोला था ना बांग्लादेश कि हाँ बांग्लादेश को भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसके चलते यहां पर कुछ ना कुछ आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बोलिए, अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था एलपीजी के बारे में, ठीक है। एलपीजी कस्टमर पहली स्कीम आप लोग की डायरेक्ट पूछ ली गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में, ये आप लोग देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बोला था ना आप लोगों को, मैप में भी दिखाया था कि इंडिया से म्यांमार के साथ में कनेक्ट करने के लिए कैसे कैसे आप लोगों को बेसिकली चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यार ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग जो निकल कर आ रहे हैं। एक मुझे याद आ रहा है संडे के दिन मैंने डिस्कस किया था वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन ये देखिए COW, ठीक है, तो लैटिन वर्ड से निकाल कर इसको लाया गया। तो देखिए आप लोग यहाँ पर छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से यार अगर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन, अगर आप लोग देखेगा तो आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इतने टफ आ रखे हैं। कई सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे
जो डे बाय डे की चीजें आप लोग यूज करते हैं उसके ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर 4x, और इसी के जो यहाँ पर आप लोग जो फायरफॉक्स हो गया, 4x बोल रहा हूँ, फायरफॉक्स हो गया और गूगल क्रोम हो गया। आप लोगों ने सुना है कभी एक सर्च इंजन यहाँ पर इस तरीके का कोई फेडोरा नाम का कोई सर्च इंजन है? डायरेक्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेली कितने जीबी यूज करते हो? आप लोगों ने सोचा है कि जीबी में एमबी कितने होता है? कम से कम ये पता होना चाहिए। ये लो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो इग्नोर करके जाता है तो पीछे छूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा भी अगर सीरियस हो गया आप लोग चीजों को सुने। ये सारे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों की आप लोग कौन सही करके आए कौन गलत करके आए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जिनको लगता है कि यूपीएससी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते हैं, जब मैं कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता हूं और उनको ये लगता है सर ये थोड़ी ना यूपीएससी में पूछेंगे, कैसी कैसी बातें बता रहे हो, छोटी छोटी सी बातें बता रहे हो। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें यूपीएससी में आप लोग क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है। और ये आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स से भी पूछा गया है। प्लानिंग कमीशन के बारे में मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को, कई सारी किताब के बारे में पूछ ले आते हैं। ये किताब आप लोग देखिए यहां पर, इस किताब के बारे में चलिए आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, आप लोग ये बताइए ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, अटेम्प्ट कीजिए इसको, देखता हूं इसका आंसर कौन सही देता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले में है दलाई लामा साहब, दूसरे में एपीजे अब्दुल कलाम सर जी, तीसरे में बोला गया रविशंकर और चौथे में बोला गया यहाँ पर ये है जगदीश, ठीक है, जगदीश वासुदेव। तो ऑप्शन बताइए इसका आंसर जो है वो सही क्या होगा। ये तो देखिए यार आप लोगों को ये बेसिकली इसलिए बता रहा हूं, देखिए 2 दिन पहले ही जो डिस्कस किया गया है एक तरीके से लेक्चर के अंदर, उससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन सामने आ गए निकल कर। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग अगर रेगुलर लेक्चर नहीं छोड़ रहे हैं तो कितना ज्यादा सीरियस करके आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहले हम लोग बात करेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में, हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां पर टोक्यो के अंदर अगर अभी मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के बारे में टोटल मिलाकर यहां पर 24वें पोजीशन पर हम लोग आ गए और 19 मेडल जीते गए हैं। अब तक की हमारे देश की सबसे शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। 5 इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बेसिकली क्या है गोल्ड है, 8 इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिल्वर है, और इंटरेस्टिंग क्या है सिल्वर है बेसिकली ब्रोंज से ज्यादा है। ये मुझे काफी अच्छी बात लगी यहाँ पर, ठीक है। सिल्वर जो हो गए ब्रोंज से ज्यादा हो गए। यहाँ पर 24वें नंबर पर है हम लोग, ये भी काफी अच्छी एक पोजीशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको मैंने याद रखने के लिए आप लोगों को बताया भी था कि 24 नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखते हैं, पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है, सचिन तेंदुलकर साहब का बर्थडे इस दिन में, आर्टिकल 24, कई सारी चीजें याद कर सकते हैं इसके साथ में कनेक्ट करके। आर्टिकल 24 तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें लेबर लॉज के बारे में बात करते हैं। तो याद चीजों को याद करना है ना, उसको किसी चीज के साथ में कनेक्ट कर डालो, आप लोग उसको कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में, ठीक है। तो छोटी सी बात है, 24 अगस्त से लेकर यहाँ पर 5 सितंबर टीचर डेज तक चले यहाँ पर। और हाँ थैंक्स लॉट यार, बहुत सारे मेल पड़े हुए हैं एक्चुअली, तो उसके लिए थैंक्स लॉट। और सारे जो वीडियो के नीचे जो मैसेज आ रहे हैं सबको अलग अलग बोलना पॉसिबल नहीं है, पर मेल मैंने जो पढ़े मैंने बताया भी था आप लोगों को, कई सारे तो इमोशनल करने वाले मेल है। एक मेल पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने बोला भी था आप लोग कल की वीडियो में भी। उसमें लिखा हुआ है कि सर मेरी एक तरीके से मतलब उनके एक लड़का है, उसके मदर और फादर बेसिकली उसकी जो फादर है उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली, तो वो उनके द्वारा लिखा गया सर आप ही आज के डेट में मेरे लिए फादर फिगर हो, आपकी वजह से ही सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से मोटिवेट रहता हूँ, बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी जिंदगी, ऐसा लग रहा था कुछ ही नहीं है। तो यार इस तरीके जब इस तरीके मैसेज आते हैं ना, तो फिर देखिए कई बार ना अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है। कई बार इस तरीके कई बार मेल आते हैं, कई बार मैंने देखा जब पढ़ता हूँ कई सारे बच्चे अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं मेरे लिए, तो वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है जब उसके बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये है एक ऐसा लिंक है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि एक नेवर एंडिंग। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद में कनेक्शन नहीं रहने वाला है? आप लोगों को हमेशा कभी ना कभी दिमाग में याद रहेगा कि हाँ एक ऐसा टीचर हुआ करता था, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताया करता था, ठीक है। अपने बच्चों को बताया करोगे आप लोग ऐसी ऐसी बातें। तो यार ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है, तो इनको कभी इंसान भूलता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है लाइफ का पार्ट बन जाती हैं, और जिंदगी में अगर किसी की लाइफ में आप लोग छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन देकर जा रहे हो ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जिंदगी में अगर किसी पोजीशन पर आप लोग पहुंच जाओ, अगर आप लोग कितना पैसा क्यों ना कमाने लगो, अपनी जिंदगी में 4 से 5% हमेशा ऐसा रखना जो किसी की हेल्प में आप लोग लगा सको। मान लीजिए आप लोग की सैलरी है 100 रुपए, ठीक है, तो 5 रुपए कोशिश करो कि किसी की हेल्प में आप लोग दे सको। इससे जिंदगी में जो सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिलेगा ना, वो किसी और चीज के साथ में नहीं देखने को मिलेगा। किसी की फीस पे कर दो, किसी को आप लोग किसी स्कूल में एडमिशन दिला दो, किसी को बुक्स दिला दो, ठीक है। ये अपने आसपास वाले एरिया में देख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बात नहीं कर रहा हूं, ऑनलाइन से तो दूर रहो, फालतू की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कोई मान लीजिए रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, कोई उसकी बेटी है, कोई ऐसा है कि आप लोगों के मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाला आता है, ठीक है, कोई साफ सफाई करने वाला आता है, या कोई जो नहीं सब्जी वगैरह बेचते हैं रेडी पर, तो उनके लिए आप लोग ये काम कर सकते हो। तो इससे आप लोग रहेगा ये एक तरीके से ऐसा सोचना कि मेरी फीस जा रही है, ठीक है ना, मैं आप लोगों से पूरी जिंदगी फीस लूंगा, आप ये देखना देखो यार ये सारी चीजें ऐसी, इनसे आप लोगों को जब शाम को अपने बिस्तर पर जाकर सोओगे ना, तो
तो आप लोग के अंदर अंदर ना सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ जिंदगी में यार कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और वही फीलिंग चाहिए जिंदगी जीने के लिए, और क्या चाहिए। चाइना टॉप पर बैठा हुआ है यहाँ पर 200 मेडल के साथ में, दोहरा शतक लगा दिया, 96 गोल्ड लिए बैठा है, समझ लो 96 गोल्ड। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर 41, ये है बेसिकली गोल्ड, और 124 आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। यूएसए जो है यहाँ पर ये 37 और इसी के साथ में 104। रसिया है यहाँ पर 4th नंबर पर 36 और 118। तो ये टोटल देखने को मिलेंगे। तो टॉप जो 9 कंट्री और 10th नंबर पर यहाँ हमारा नाम है, लेकिन हम लोग 24th पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये महान, जिनको हम लोग डिसेबल बोलते हैं, जिन्होंने एबल को इन्होंने नौके चने चबा दिए, तो ये है महान पर्सनैलिटी अन्नी है यहाँ पर, जिनके द्वारा बेसिकली शूटिंग में यहाँ पर जीता गया है गोल्ड, यहाँ पर जीता गया सुमित के द्वारा, ये एथलीट है। जेवलिन थ्रो में जीता गया। इसी के साथ में मनीष जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर पिस्टल के अंदर यहाँ पर निकल कर आए, ठीक है। इसी के साथ में प्रमोद जो है उनके द्वारा बैडमिंटन में देखने को मिला गोल्ड, यहाँ पर निकल कर आया केसन का, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली बैडमिंटन के अंदर में। तो कई सारे इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी हमारी कंट्री के एक डीएम साहब भी थे, ठीक है, वो भी खेल रहे थे। उनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, क्या आप लोगों को पता है? ये आप लोग बताइए, चलिए देखता हूं कोशिश कौन इनका सही आंसर देता है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में नोएडा, आई थिंक नोएडा वाले रीजन के डीएम थे, तो इनके द्वारा जीता गया। इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है, चलिए यही बता दीजिए। गोल्ड जीता गया है और उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर पर्सन ये कितनी एक हैक्टिक जॉब पे होने के बाद भी अपने आप को मेंटेन रख पाता है एक तरीके से जीतने के लिए ओलंपिक में मेडल। तो समझ रहे हैं आप लोगों को ये लगता है कि कोई एग्जाम निकाल लिया तो बस तीर मार दिया। उस इंसान ने एक आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद में ओलंपिक में मेडल जीत कर लेकर आ रहा है, इसको कहते हैं जज्बा। तो जिंदगी में हमेशा कोमा होने चाहिए, कभी फुल स्टॉप नहीं होने चाहिए, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, ये होना चाहिए जिंदगी जीने का तरीका। और बाकी के ये हो गया आप लोगों के ब्रोंज मेडल, जिससे आप लोगों से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये तो आप लोगों की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि आप लोगों को मैं कई बार बता भी चुका हूं, कल भी नैनो मैगजीन में डिटेल में बताई थी। थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। हमारी कंट्री में टोटल अगर ओवरऑल अगर आप लोगों से कोई मेडल पूछने लगे तो कितने मेडल हो गए, तो 9 गोल्ड हो गए हमारे पास में, 12 सिल्वर हो गए और 10 ब्रोंज हो गए, 31 है हमारे पास में टोटल मिलाकर अगर बात करूं पैरा ओलंपिक में। अब यही चीजें मैं आप लोगों से ओलंपिक में पूछूं तो आप लोग जाकर इसको रिवाइज करना, फिर से आप लोगों को याद आ जाएगा ओलंपिक में कितने कितने मेडल है हमारे पास में और टोटल अब तक को ओलंपिक में कितने मेडल हो गए, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर यह है कि ओलंपिक में हमारी कंट्री की पोजीशन कैसी है, यानी कि जैसे 24th है पैरा ओलंपिक में, तो ओलंपिक में पोजीशन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, हल्का सा आप लोग भी एफर्ट डालिए, ये सारी चीजें आप लोगों को रिपीटेडली देखने को मिल जाएंगी, पुरानी पीडीएफ भी उठाओगे उसमें मिल जाएंगी। सबसे पहले जो हमारी कंट्री के द्वारा शिरकत की गई थी पैरा ओलंपिक के अंदर, तो 1968 में, फिर 1972 में, 2 साल 1976 और 1980 में नहीं की गई शिरकत, और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यूअस अपना पार्टिसिपेशन यहां पर दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां पर काफी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हमारी कंट्री जो है नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक एडिशन में जा रहे हैं, पर लेकिन विंटर जो है पैरा ओलंपिक गेम में हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं। फर्स्ट जो मेडल आया था हमारा 1972 में आया था, ये याद रखिएगा, ये मुरलीकांत साहब है जिनके द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया था इस साल, अकेला मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल, वो भी पहला मेडल। तो जो आगाज ही था वही शानदार था हमारा पहला ओलंपिक में, जैसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किस में था, ये स्विमिंग में था, ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारी 24th पोजीशन है, टोटल मिलाकर कितने 29 मेडल हमारे पास में, 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अब तक की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ये मैंने इतने डिटेल में क्यों बताया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एडिटोरियल मैंने कवर कर दिया आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो जो आप लोगों को ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा, इस एडिटोरियल में यही बातें बताई गई हैं बेसिकली। इस एडिटोरियल में यहाँ पर ये बोला गया कि हमारी कंट्री में इतने सारे मेडल हम लोग जीत कर लेकर आए और हमारी हिस्ट्री ये है। तो इसके चलते आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आखिर हमारी कंट्री में हम लोग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो इस आर्टिकल में एक्स्ट्रा दी गई है वो आप लोगों को याद रखनी है और उसको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन बोल रहा हूं, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2.2% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो दिव्यांगन है। यानी कि वो है लोग जिनकी बॉडी में कोई ना कोई, आप लोग बोलते हैं ना कि दिक्कत देखने को मिल रही है, पर लेकिन जहां पर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी एक साइड में, तो इतना ही ज्यादा ताकतवर उनका दूसरा पोर्शन नजर आएगा, कोई दूसरी जो पार्ट है वो उतना ही ज्यादा एक्टिव नजर आएगा। किसी को दिखता नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर ज्यादा चल नहीं पाएंगे, पर लेकिन वो हर जगह पहुंच जाते हैं, तो उनके सेंसेस इतने ही लार्ज स्केल पर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उनको कई बार दिव्यांगन बोला जाता है क्योंकि उनके दूसरे जो अंग है वो और ज्यादा अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2.2% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसमें से अगर हम लोग देखा जाए, ये अभी हमारे देश में अगर ये आगे निकल कर आना स्टार्ट कर देंगे तो चाइना की तरह हम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉप पर बैठे मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए कितने मेडल जीते गए, पर लेकिन
लेकिन उसके लिए हम लोग को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ढांचागत सपोर्ट हम लोग को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसी तरीके से अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जितने सारे एथलीट हैं उनको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट मिलने स्टार्ट हो गए। कोई दूध का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई किसी चीज का, ठीक है। नीरज का देखा होगा दूध का एडवर्टीजमेंट आ रहा है अभी, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो इनको भी एडवर्टीजमेंट मिलने चाहिए, खासकर इनकी भी जिंदगी जो है वो एक सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए। तो अभी यहां पर जो आई थिंक पेप्सी का या फिर किसका कोल्ड ड्रिंक का ऐड बनाया गया है, सारे जितने भी दिव्यांगन हमारे एथलीट हैं उनको लेकर, तो इस तरीके से इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि इनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए, उसी तरीके से जैसे हम लोग दूसरे जो एथलीट हैं उनको लेकर चलते हैं। तो एप्रिशिएशन बहुत बड़ी चीज होती है यार। अगर कोई आप लोग अप्रिशिएट कर दे कि तुम ये कर सकते हो, तो इंसान जो है बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो अप्रिशिएट हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये आर्टिकल, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये था कि 2.2% हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो आप लोग को देखने को मिलेगी बेसिकली इस तरीके से। तो हम लोग डिफरेंटली एबल सेक्शन के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। जैसी परफॉर्मेंस अभी टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिली, तो एबल सेक्शन को भी काफी फीचर छोड़ दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया जाए और एक्सेस हो अगर फैसिलिटी, तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंटिन्यूअसली यहां पर और लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। आइए अब कुछ और आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए। अभी यहां पर एक आर्टिकल क्या, दो आर्टिकल बेसिकली आप लोग यहां पर नजर आएंगे। ये है अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में फिर से बताया जा रहा है, हमको कैसे चीजों को लेकर चलना चाहिए, वही सब बातें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान आया तो एक जियो पॉलिटिकल एक अलग ही पैटर्न नजर आ रहा है। अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी है, उसके बाद में पता चलेगा क्या कंडीशन है, पर लेकिन हाँ पड़ोसी देश पाकिस्तान है तो अलग ही कंडीशन निकल कर आएगी। ये आर्टिकल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली, अगर इसको पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोगों को सुनने में मजा आएगा। चलिए सुनाता हूं पहले इसको, आप लोग देखिएगा। ये आर्टिकल है बेसिकली लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये आर्टिकल किसके बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बोल सकते हैं। आर्टिकल है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली, या फिर आप लोग लद्दाख बोल सकते हैं, एक नई 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, जो एक राज्य हुआ करता जम्मू एंड कश्मीर। अभी यहां पर सैयद अली ये शाह जो गिलानी साहब है, बेसिकली इन्हें चचा एक पैर कबर में दूसरा केले के छिलके पर, और चचा जो है वो बाज नहीं आते थे। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी हुआ क्या है, बेसिकली इनकी डेथ हो गई है। तो ये बोला गया है इनकी डेथ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को और अच्छे से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपना मेन इंडिया के पार्ट में, और अच्छे से इंक्लूड करके चल सकते हैं। आखिर ये चचा ऐसा क्या कर रहे थे और अपॉर्चुनिटी क्या दी गई इनकी डेथ के बाद में, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये चचा का जो काम था वो यहां पर यह था कि सैयद अली शाह जो गिलानी है, जिनका नाम था यहां पर, जिनके बारे में मैंने अभी बात की, इनके द्वारा पूरे कश्मीर के अंदर एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी रखी जाती थी, यानी कि प्रो पाकिस्तान लेकर चलते थे। ये कश्मीर को आजाद कराना चाहते थे और कश्मीर को बेसिकली पाकिस्तान में ऐड कराना चाहते थे। तो यहां पर 92 साल की उम्र में यहां पर ये निकले धरती पे से। तो यहां पर अभी ये बोला गया कि कश्मीर के अंदर जो नेशनलिस्ट एक तरीके से, यहां पर ये नेशनलिस्ट तो कम थे, हालांकि यहां पर ये ज्यादा इस्लामिस्ट थे, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जैसे आप लोगों को पता है संविधान से ज्यादा वो रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो रिलीजन से ऊपर संविधान है। जैसे अभी अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वही पैटर्न पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। पर हमारी कंट्री में सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है कि हमारा संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद में सारे रिलीजन आते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रिलीजन से आप लोग क्यों ना आते हो, आप लोग अपना रिलीजन अपने आप फॉलो करो। ये देश का संविधान है, संविधान है उसको सबको फॉलो करना है, तो ये अच्छी बात लगती है। तो सबसे ऊपर हमारा संविधान है। तो ये बेसिकली क्या करते थे, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी यहां पर क्रिएट करके रखते थे, जो यहां पर गिलानी साहब है। तो उसके चलते यहां पर ये बैरियर बनाकर रखते थे, यानी कि रोकते थे जो नेशनल कैपिटल के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है और जो कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनके बीच में डायलॉग नहीं होने देते थे। यानी कि ये एक तरीके से दोनों मिलकर अगर कोई एक डिसीजन ले, उसके राह का ये रोड़ा बने रहते थे। तो इसलिए यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो उसी के बारे में अभी बात की जा रही है। जब से यहां पर पुलवामा अटैक हुआ, हालांकि इनका जो मास सपोर्ट था वो काफी कम हुआ, उसके चलते लोगों ने इनके ऊपर फेथ करना भी बंद कर दिया था। काफी हद तक इनकी फॉलोइंग जो थी वो घटती हुई जा रही थी यहां पर। और उसके बाद में जब अगस्त 2019 में एक शानदार स्टेप उठाया गया यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफी एक अच्छा अप्रिशिएट करने वाला स्टेप था। पर लेकिन वो था कि थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को नहीं किया गया कि जनता से पूछा जाता है और उसको उस तरीके से किया जाता। पर लेकिन वो आसान भी नहीं था, क्योंकि इतने लंबे समय से अब तक नहीं हो पाया, तो आगे कैसे होता। पर फिर भी जनता जो कॉमन एक नॉर्मल जनता है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चला जा सकता था, ठीक है। जैसे शाहरुख खान की मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो क्या करता है, शाहरुख खान मूवी में दिखाता है नॉर्मली कि उस लड़की के पीछे लगे रहो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मान जाएगी, जो कि एक घटिया तरकीब लगती है। एक तरीके से एफर्ट डाल सकते हो, पर पीछा करना एक सही चीज नहीं है, ये एक काफी एक गलत चीज है। और मैं तो ये बोलूंगा एफर्ट डालो तो इस तरीके से कि अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ, और फिर उसके बाद में जिससे बात करनी है उसको जाके बोलो कि यार मेरी लाइफ में ये पोजीशन है, मैं इस पर्टिकुलर एरिया का मैं डीएम हूं
और आपके जो आपसे शादी करना चाहता हूं या शादी करना चाहती हूँ, लड़का और लड़की दोनों के लिए इंप्लीमेंट है, ठीक है। फिर जाके एक दूसरे घर में बातें करो और फिर करो शादी। देखो घर वाले कैसे मना करते हैं। तो अपनी लाइफ में अगर सक्सेस होकर अगर एक बार आप लोग जाओ तो फिर कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि घर वाले आप लोग की टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं। उनको ये लगता है कि अभी इन धंधों में पढ़कर ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस लाइफ को जीकर आ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो आप लोगों को देखिए, कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चों को क्यों सजेशन देता है ऐसे, वो इसलिए देता है क्योंकि जो जिंदगी में उसने गलती की है वो अपने बच्चों से नहीं चाहता वो गलती करे, क्योंकि अगर उसी तरीके से वो भी गलती करेंगे तो फिर माँ बाप का फायदा क्या रह गया। तो माँ बाप का बेसिकली पर्पज ही रहता है ना बच्चों को गाइड किया जाए, इसीलिए माँ बाप को सबसे पहले टीचर भी बोला जाता है, ठीक है। तो माँ बाप है वो फर्स्ट टीचर है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो हमेशा कोशिश करो कि जो पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो उनको बेसिकली यहाँ पर बच्चों को मान लेना चाहिए। पर लेकिन पेरेंट्स भी आज के डेट में जिस तरीके से माहौल बदल रहा है सोसाइटी का, उसके हिसाब से थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ढलना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स जो होते हैं अड़ जाते हैं जिद पर, ठीक है, वो बच्चों की नहीं सुनते। तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे से बातें करो और जहां पर बुद्धा वाला पाथ मिले वहां पर फॉलो कर लो। बुद्धा वाला पाथ मतलब मिड पाथ, कुछ पेरेंट्स की मानो, कुछ पेरेंट्स बच्चे की माने, और बस फिर क्या है, फिर तो लाइफ एक तरीके से एंजॉय करो फिर तो इसी तरीके से बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर इनकी और ज्यादा कुछ चीजें कम हुई थी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कम हुई थी जब यहाँ पर हरकतें देखने को मिली। पर लेकिन अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह आ गया कि अभी जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया और वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट से, तो काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से एक ऐसा कम्युनिटी वहां पर पावर में आ गई है कि जिस जिस कंट्री में भी उस कम्युनिटी के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये माना जा रहा है कि वहां पर थोड़ा सा उनके अंदर भी ऐसा जज्बा हो सकता है कि जब तालिबान ने वहां पर कैप्चर कर लिया तो हम लोग क्यों नहीं अपने देश में कर सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट बोला जा रहा है कि कश्मीर में देखने को मिल सकता है। तो इसी के चलते तालिबान ऑलरेडी इस पे बातें भी कर चुका है, तालिबान तो कमेंट भी कर चुका है इसके ऊपर। उसके द्वारा बोला गया है कि एक तरीके से एक अपनी आवाज उठानी है कश्मीरी मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से यहां पर इनके द्वारा पहले से ही फरमान जारी किया गया है कि कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। पहले अपने देश के अंदर तो देख लो मुसलमानों के साथ में क्या आप लोग कर रहे हो, ठीक है। वहां पे कौन सा हिंदू है, वहां पर भी आप लोगों ने मुस्लिम को नहीं छोड़ा, कैसी गोलियां बरसाई जा रही है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फालतू की बातें हैं, बोलने के लिए हैं बस, ऐसे इंसानियत के नाम पर काम करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इंसान है यार, पैदा तो एक ही तरीके से होते हैं ना, सब मरते भी एक ही तरीके से। पता है किसी को मरने के बाद में कौन कहां पर जाता है। तो इस तरीके से यहां पर अगर इंसानियत को पहले रखा जाए और सारे रिलीजन को बाद में रखा जाए तो कभी ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही बात है, ये बोलो ना एक बार कि अगर पाकिस्तान के अंदर जाना है तो सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी है वो दिक्कत में, उनको बचाएंगे, उनके बारे में बात करो, पर लेकिन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी टैक्टिक्स होती हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने साथ में लेकर चलने की। आप लोग बातें करते हुए ऐसे ही नजर आएंगे, इसको कहते हैं ड्यूअल, ठीक है, एक दोगली बातें कहते हैं इसको, ठीक है। एक साइड में तो तुम बोलो दोगे आगे ऐसा कुछ हो गया, दूसरी साइड में आप लोग मना कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से कई बार दोगली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉलिटिशियन इन शब्द को काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब कोई पावर में होता है तो क्रिटिसाइज एक तरीके से, वो पहले अपोजिशन में होता है तो क्रिटिसाइज करता है, जब पावर में आता है तो वो फिर वही काम करता हुआ नजर आता है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आप लोगों को ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को क्यों ना मिले। आगे चलते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है काफी ज्यादा काबुल को, और यूएस से तो वहां से अपनी जो है पलटी खा चुका है। अभी कैसे इंगेज करेगा वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और यूएस से कोई ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर लग भी नहीं रहा है, वो चाइना को टैकल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है आज के डेट में, क्योंकि चाइना एक उभरता सितारा सामने निकल कर आ रहा है। तो अब फिलहाल क्या हो गया, यहां पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है फिलहाल अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि जून के महीने में जो बात एक तरीके से बैठक बुलाई गई थी उसमें कोई सोल्यूशन ज्यादा निकलता हुआ नजर नहीं आया, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन अब तक चीजें ज्यादा देखने को मिल नहीं रही है। तो यहां पर अभी फिलहाल अगर बात करें, अभी हम लोग कहां है, सितंबर के महीने में 2021 में, और हम लोग बात कर रहे थे यहां पर अगस्त के महीने की 2019 की। तो पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब तक एक प्रॉपर प्रोसीजर स्टैब्लिश नहीं किया गया। तो इसके चलते फ्रस्ट्रेशन है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में कि उनका करियर जो है वो बर्बाद हो रखा है पिछले 2 साल से, तो इसलिए वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इंडिया के सामने जो चैलेंज है, अभी फटाफट जल्दी से जल्दी हम लोग को एक प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना चाहिए, खासकर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बेस पर जो भी वाइडर एंगल बनता है, उसी तरीके से हमको अपने देश में भी एक प्रॉपर तरीके से इस तरीके का सिस्टम लाना चाहिए ताकि जो डेथ है उसका फायदा उठाया जा सके। क्योंकि सेपरेटिस्ट आदमी जो था, अलग थलग करने वाला आदमी निकल गया, तो कश्मीर के अंदर फिलहाल ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारा और शानदार तरीके से इंटीग्रल पार्ट बने और कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग मिलकर रह सकें, अपने देश में बड़े, अपना जॉब मिले हमको अच्छे से, हमारा परिवार रहे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। तो एक तरीके से उन्हें राम राज्य लाना, जैसे आप लोग बोलते हैं कि पुराने टाइम पर रामायण के अंदर की राम राज्य था कि सब लोग खुश रहा करते थे, ठीक है। तो वो वाला फंडा यहाँ पर देखने को मिले। तो ये एक इंसान के जाने से अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना उसको भुनाया जाए। तो ये बातें हैं यहाँ पर। बाकी कुछ को दुख भी होगा इसका, तो जिनको दुख है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। 2 मिनट का मौन धारण कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, जो भी है यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है।
आगे चलता हूं, यहां पर जो नेक्स्ट एक और आर्टिकल है उसके कुछ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को मैंने यहां पर लिखे भी हैं। बेसिकली मंडे को ये एडिटर को जो भी लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं। तो अभी यहां पर जर्नलिस्ट के बारे में इनके द्वारा कुछ बातें बोली गई हैं। तो जर्नलिस्ट के बारे में क्या बोली गई है कि देखिए, जर्नलिस्ट अगर आप लोग जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता को अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पत्रकारों को सेव करना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं पिछले टाइम में जिनकी डेथ हुई है। जैसे आप लोगों को बात की जाए यहां पर नरेंद्र दाभोलकर ले लीजिए, ठीक है, एम कुलकर्णी ले लीजिए, गोरी लंकेश का नाम तो अब तक भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसके चलते क्या चीज देखने को मिलती है कि हमारे देश में कोई भी अगर सिस्टम के खिलाफ, उस एरिया में कोई अगर गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर उसके काले चिट्ठे बाहर निकाल कर लेकर आता है, वो इंसान की डेथ हो जाती है। तो एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंट का तो मुझे पता नहीं, पर पास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कमीशन के बारे में, जैसे हंटर कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसी तरीके से आप लोगों से यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। याद है हंटर कमीशन के लिए क्या डिस्कस किया था मैंने? तो इसी तरीके से याद रखिए। अच्छा बताइए किसके लिए था हंटर कमीशन, देखता हूं किस किस को याद है, भूल तो नहीं गए आप लोग। यहां पर बात की जा रही है हचिन कमीशन के बारे में। तो हचिन कमीशन के द्वारा 1947 में रिपोर्ट आई थी मीडिया के बारे में, ए फेयर एंड द रेस्पॉन्सिबल प्रेस, ये बेसिकली इसका टाइटल यहां पर दिया गया था। और बोला यह गया था कि आज के दिन में जो प्रेस है वो यहां पर डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस प्रेस की देखनी चाहिए वैसी देखने को नहीं मिल रही है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर ये बता देता हूं जो आप लोगों को याद रखना है। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 में, संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 19 का जो ए है उसके अंदर से हमारी कंट्री में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में बेसिकली आप लोगों से कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं वैसे, पर आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर कोई भी अगर टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी हमारी कंट्री की जीडीपी कैसी चल रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग एरिया के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, सर्विस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, माइनिंग के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोगों से जो यूटिलिटी सर्विस के बारे में, फाइनेंस और रियल इस्टेट के बारे में, तो इस तरीके से बातें की जा रही है। तो इसके बारे में ये है बातें बेसिकली, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर जो साइड वाला आर्टिकल है, यहाँ पर ये जो अभी मोनेटाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, नेशनल मोनेटाइजेशन जो हम लोगों ने बात की थी, तो उसके बारे में आर्टिकल एक थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा दूंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली एक कमेंट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट काम कर रही है, तो उसके बारे में आर्टिकल है, तो इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। यानी कहने का मतलब ये, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या बातें की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक बार देखिए, इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली इस आर्टिकल के बारे में। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बन जाते हैं। जुडिशियल जो रोल होना चाहिए किस तरीके से लॉ मेकिंग के बारे में, तो एक तरीके से बोला गया है द जुडिशियल रोल इन इंप्रूविंग लॉ मेकिंग। अगर आप लोगों को अपनी कंट्री में बात करें तो आप लोगों को 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला तो है यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाने का काम करती है, चाहे फिर पार्लियामेंट में बात करिए चाहे फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बात कर लीजिए। तो लेजिस्लेटिव क्या है, वो लॉ बनाने का काम करती है, जो नियम और कानून बनाए जाते हैं फिर उनको इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां से निकल कर आते हैं पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। एग्जीक्यूटिव क्या है, उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, जो भी यहां पर चीजें आ गई उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। और जुडिशरी क्या है, फिर यहां पर देखते हैं कि जो ये बनाए गए हैं क्या ये संविधान के हिसाब से हैं, और यहां पर क्या ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या यहां पर ये प्रॉपर वे में चीजों का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ये सप्लाई कैसे की जा रही है, किस तरीके चीजें चल रही हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट है, सारे अपना अपना काम करेंगे, पर लेकिन ये भी चेक करेंगे कि कोई अपने दायरे अपने पजामे से बाहर तो नहीं जा रहा है कोई, तो वो भी चीजें यहां पर ये चेक करते हुए चलेंगे। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी कंट्री में नॉर्मली पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यहाँ पर बेसिकली ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी लेजिस्लेशन होते हैं, तो पार्लियामेंट से निकल कर आते हैं। हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी 2 फॉर्म की जो गवर्नमेंट बनाई गई है, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर में और दूसरी स्टेट में। हालांकि अब 3rd फॉर्म भी आ गया, जिसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हमारी कंट्री में, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इंप्लीमेंट की जाती है। तो तीसरा अभी सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर फिलहाल इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट बन जाता है। यहां पर आर्टिकल 74 और 75 ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनियन लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 163, 164 यहां पर सेम पैटर्न आप लोगों को स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने कहां से लिया है, तो ये लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप लोगों से हिस्ट्री क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, नॉर्मली पॉलिटी में पूछ ले जाते हैं। ये दोनों ओवरलैप है, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी साथ साथ चल रही थी ना, हमारा संविधान बन रहा था, अब वो हिस्ट्री बन गया, तो इस तरीके से।
फीचर क्या है, डेमोक्रेसी देखने को मिलेंगे, डिस्कशन, डिबेट, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें हैं। अगर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कैबिनेट जो गवर्नमेंट आप लोग बोलते हैं, ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो हम लोगों ने यूके से लिया गया, तो वहां से हम लोगों ने ये मॉडल उठाया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं फंडामेंटल ड्यूटी जो है हम लोगों ने अपने संविधान में किस कंट्री से ली गई है, क्या आप लोगों को पता है? ये बताइए चलिए आप लोग। हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटी क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी? आप लोगों को पता है, इसके बारे में 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों से। और इवन जब आप लोग पॉलिटी के अंदर लेक्चर देखेंगे तो रिविजन कर लीजिए पॉलिटी का, जाकर 1 महीना बचा हुआ है, शानदार तरीके से रिविजन कर दिए, कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है। टी शाह जो है यहाँ पर, उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के बारे में उनके द्वारा बोला गया था, जैसा कि आज के डेट में कहां पर है, जैसा यूएसए के अंदर में, पर लेकिन वो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा ये बोला गया जैसे अभी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट काम कर रही है, बिना डिबेट और डिस्कशन के जो हमारी कंट्री में लॉ बनाए जा रहे हैं, बिना किसी बात के यहाँ पर आप लोगों को चीजें जो है एक तरीके से ना लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। जो मुद्दा होना चाहिए पार्लियामेंट में, ना तो अपोजिशन वो मुद्दा उठा रही है और ना ही गवर्नमेंट अपना रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रही है। तो हमारी पार्लियामेंट जो है तो बिल्कुल एक तरीके से अलग डायरेक्शन में चल रही है, जो कि सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या इसी तरीके की पार्लियामेंट हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई थी, जैसे आज के डेट में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसके चलते अगर बात करें हमारी कंट्री में, आप लोग याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेसिकली। अगर बात करें, अगर आप लोग बात करें तो बोला यह जाता है कि जो बिल है उसको पास कराना है, ठीक है। तो अगर बिल मे बी पास्ड विदाउट सिक्योरिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोट रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 100, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो आर्टिकल है यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मनी बिल, मैक्सिमम जो बिल को मनी बिल बनाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। आधार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आधार बिल आएगा तो मनी बिल बना दिया, उससे फायदा क्या है? उससे फायदा यह कि मनी बिल जो रहता है आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 110 में, इसमें यहाँ पर राज्यसभा के हाथ में कोई ज्यादा पावर नहीं होती है, ठीक है। बस वो क्या कर सकता है, 14 डेज तक इसको रोक सकता है, इससे फालतू कुछ नहीं करेगा। तो मनी बिल में सारी पावर रहती है यहाँ पर बेसिकली लोकसभा के हाथ में। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई सारे बिल को मनी बिल बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। अभी यहां पर ये क्या है, ये बेसिकली पार्लियामेंट में काम को बाईपास करने का तरीका हो गया। तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से देखने की कोशिश जाती है। अगर कुछ इस तरीके गलत काम होते हुए नजर आते हैं तो फिर क्या करती है, फिर चेक करने के लिए आ जाती है कौन, यहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट। अभी हमारी कंट्री में इंडियन होटल और इसी के साथ में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ये केस आया था 2013 में। हमारी कंट्री में क्या किया गया कि जो 3 स्टार होटल है और जो 4 स्टार होटल है, जो 5 स्टार होटल है, उनमें अलग अलग प्रोविजन देखने को मिले। तो बोला यह गया कि अगर कहीं डांस की परफॉर्मेंस अगर देखने को मिल रही है तो जो होटल ऐसे हैं जो यहाँ पर लेस देन 3 सितारा होटल है, 3 स्टार होटल है, उनमें बोला गया डांस परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। डांस परफॉर्मेंस बस उसमें होनी चाहिए जो मोर देन 3 स्टार होटल है, ठीक है। तो ये बोला गया ऐसा क्यों भैया, जिनकी जो लोग ऐसे हैं जो 3 स्टार होटल से ऊपर होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो डांस परफॉर्मेंस देखना क्या उनके लिए सही नहीं है? क्या यहाँ पर इतनी सारी जो लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि इस फील्ड में वो अपनी जिंदगी का करियर बनाएं, अगर किसको लगता है कि हाँ ये इस तरीके से डांस परफॉर्मेंस दे सकती हैं वो लड़कियां, या फिर लड़का भी अगर कोई इस तरीके से है, जिस तरीके से अगर कोई ऐसा एक कार्य चुनना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये राइट टू एक तरीके से इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है संविधान के अंदर में? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, तो जहां पर क्या आता है, कोर्ट आ जाता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब हमारी कंट्री में लाया गया था, NJAC, उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होनी है, हम लोग अपॉइंटमेंट करेंगे कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, जिसमें टोटल 5 जज रहते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज, वो डिसाइड करते हैं कैसे कैसे लोगों को अपॉइंटमेंट करना है। अच्छा, क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, रिवीजन हो जाएगा, 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। आप लोग यहां पर ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है, बेसिकली आप लोग यहां पर ये बताना है कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, किसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सेंटर के, बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट के अंदर बातें करता है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें जो फ्रीक्वेंटली मैंने अभी कई बार आप लोगों को पढ़ाई भी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ाया भी है, इसके बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस भी करूंगा। यहां पर मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में बात की जा रही है। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट कर देना कि कुछ पोर्शन जो है बेच देना PSU का, दूसरा होता है मोनेटाइजेशन करना कि PSU का जो है बेसिकली पोर्शन जो है वो किराए पर दे देना प्राइवेट पार्टी को। तो यहां पर प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके प्राइवेट मतलब एक तरीके मोनेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है कि किराए पर दे देना। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब 50% से ऊपर आप लोग शेयर बेच देते हैं वो प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि प्राइवेट पार्टी के हाथ में पावर आ गई। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 5.96 लाख करोड़ रुपए यहां पर उठाएंगे ये चीजों को प्राइवेट करके। प्राइवेट में क्या क्या चीजें की जा रही है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया रेलवे, टेलीकॉम, रोड, पावर, यूथ जो अफेयर जो मिनिस्ट्री के द्वारा, स्टेडियम वगैरह, ये सारी चीजें, तो कई सारी चीजें यहां पर प्राइवेटाइज की जा रही है। तो गवर्नमेंट यहां से पैसा कमाएगी, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसी के चलते कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जैसे क्वेश्चन भी बन सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, याद रखिएगा DIPM। तो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, नोडल एजेंसी है।
DIPM और नीति आयोग के द्वारा ज्वाइंटली यहां पर कैसे आप लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी एनालिसिस यहां पर इनके द्वारा की जाती है। और प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी जो यहां पर बेसिकली यहां पर है कि कैसे आप लोगों को मोनेटाइजेशन करना है, ये भी नीति आयोग के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट है वो को चेयर करता है इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, कैसे यहां पर चीजों को आगे लेकर चलना है। फिर प्री बिडिंग मीटिंग होती है, लोगों को बुलाया जाता है कैसे आप लोग यहां पर बेसिकली चीजें करना चाह रहे हो, और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। डेटा यहां पर फिर सारा एक तरीके से एनालिसिस किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और फिर कोशिश की जाती है 4 से 5 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसीजर हो जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है, जिसके बारे में आप लोग याद रखना है। कई बार कई सारे रिस्क भी देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे काम चलेगा, कैसे कैसे चीजें होगी, पर वो ये कि रिस्क है तो इश्क है। कई सारी चीजें बोलते हैं लोग कि अच्छा हो जाएगा यहां पर, जैसे मैंने बताया था कि इफिशिएंसी यहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो उसके बारे में बात करेंगे, तो बेटर सर्विस कंज्यूमर को यहां पर मिल पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टालने वाला बिहेवियर खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, तो वो सारी चीजें। तो ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर एक तरीके से नहीं कि नेशनल मोनेटाइजेशन के बारे में, तो ये इफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, ऐसा बोला जाता है यहां पर ये। ठीक है, पुराने टाइम पर अगर आप लोग बात करिएगा, सबसे ज्यादा जो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आज के डेट में, वो प्रेजेंट टाइम के जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, इनके प्रेजेंट गवर्नमेंट वो काम कर रही है। दूसरे नंबर पर यहां पर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, और यहां पर ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो कुछ ऐसा पैटर्न आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इससे फायदा तो है, पर लेकिन कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो चीजें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, वो चीजें भी हम लोग को देखनी पड़ेगी। तो इसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं यहां पर जो बात की जा रही है, कुछ ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें उनके बारे में जान लेते हैं। यहां पर जो पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये है निफा वायरस के बारे में। ठीक है, तो निफा वायरस के अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं केरला के अंदर। ठीक है, तो 2 हेल्थ वर्कर जो है उनमें यहां पर, और इसी के साथ में और भी कईयों में सिम्टम्स यहां पर देखने को मिले। तो निफा वायरस जो एक जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो एनिमल से ह्यूमन में फैल जाती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक हेंड्रा वायरस भी था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, हेंड्रा वायरस एक बार मैंने डिस्कस किया था नैनो मैगजीन के अंदर में। ये हॉर्स यहां पर और ह्यूमन के अंदर इंफेक्शन आप लोगों को दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। मलेशिया सिंगापुर में से 1988 में और 1999 में यहां पर निकल कर आया, तो उसी के क्लोजली रिलेटेड होता है यहां पर ये वाला निफा वायरस जो कि निकल कर आता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक जो वायरस, यहां से ये फैमिली का है, जो कि हेनिपेरिवेयर जो जीनस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, तो इन फैमिली से ये निकल कर आता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहां पर कुत्तों, बिल्ली, बकरियां, हॉर्स जो है, सीप, इनमें सब में आप लोगों को डोमेस्टिक जो पाले जाते हैं एनिमल, उसमें देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन इसका जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फ्रूट बैट जो कि चमगादड़ होता है, या फिर जो फ्लाई फोक्स, उससे आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रांसमिशन होता है। तो जिसके चलते आप लोगों को याद रखें, तो निफा और हिंड्रा वायरस जो है ये इस तरीके से इनके आप लोगों को नजर आते हैं। बाकी अगर बात की जाए जो वायरस है वो बैट के यूरिन में, मान लीजिए आप लोग कुछ फ्रूट खा रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि तोते के खाया फ्रूट खाते थे ना पहले मीठा लगेगा, आज के डेट में वो सारी चीजें साफ कर खानी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अलग माहौल चल रहा है। तो उनका जो मलमूत्र है या फिर सलाइवा है, वो सारी चीजें कभी भी आप लोगों को नहीं खानी चाहिए, खासकर आज की डेट में इतनी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। एक छोटी सी पिक्चर भी यहां पर निफा वायरस से रिलेटेड अगर आप लोग बात करिए, ठीक है, किस तरीके से फैल सकती है। आप लोगों ने कोई फल खाया, वो फल बेसिकली चमगादड़ ने उसके ऊपर कुछ वो नहीं सुसु पोटी कर रखी थी, तो आप लोगों ने उसको प्रॉपर धुला नहीं है और आप लोग खा गए उसको। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे पोर्क खाते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अलग अलग मांस वगैरह जो खाया जाता है, फिर इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट होता रहता है ये, तो इस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो ये निफा वायरस 1998 में जो मलेशिया के अंदर यहां पर देखने को मिला, और फ्रूट बैट जो था वो नेचुरल होस्ट इसका माना गया। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखना। बाकी लिए सिक्योरिटी को लेकर काफी दुरुस्त है हमारी गवर्नमेंट। अभी बात की जा रही है कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर ये माना जा रहा है कि कुछ फॉरेनर जो एक तरीके से अल्ट्रा जो एक तरीके से गलत जो टेंडेंसी के लोग अभी घुस रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने की बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में जो किसान है उनका प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन की जैसे जैसे बात की जा रही है, तो उसी लेवल पर चीजें आगे आ रही हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी यहाँ पर एक महापंचायत बुलाई जा रही है मुजफ्फरनगर के अंदर में, ये वही मुजफ्फरनगर है 2013 के अंदर जहां पर दंगे देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखना। बाकी कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी। यहां पर एक तरीके से बात की जाए, लद्दाख के अंदर ओनली लोकल को रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और नॉन गजेटेड पोस्ट पर एंट्री होगी। अगर बाहर का कोई पर्सन आ रहा है उसको यहाँ पर गजेटेड पोस्ट पर एंट्री नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर लद्दाख के अंदर, ताकि चीजें प्रॉपर बनी रहे। तो लद्दाख रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑर्डर पास किया गया यहाँ पर अभी रिसेंटली सैटरडे के अंदर में। ठीक है, तो परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बेसिकली इसको बोला गया है, तो इशू किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा लद्दाख के अंदर में। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, मैंने बोला था ओपीएम की जो पैदावार जहां हो रही है अभी बढ़ती नजर आएगी आसपास वाले एरिया में। तो ओपीएम जो है यहाँ पर ये गोल्डन क्रिसेंट है, जिसमें आप लोगों को 3 कंट्री देखने को मिलेगी, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और पड़ोसी देश हमारे यहाँ पर ये जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो यहां से ओपीएम हमारे देश में भी आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा।
काफी बड़ा ये एरिया बन जाता है। ठीक है, हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट साहब है जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा बोला गया टीचर जो है वो नेशनल बिल्डर है, क्योंकि टीचर जो होता है वो टीचर एक तरीके से क्या क्या नहीं बनाता है। ठीक है, आईएएस टीचर बनाता है, कोई आईपीएस बनना है, कोई वकील बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई आगे चलकर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से बड़ा होगा। तो टीचिंग इसीलिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन लगता है मुझे, अगर देखा जाए तो वो हर एक एरिया में सोसाइटी में इंपैक्ट डालता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीचिंग इज ए बेस्ट प्रोफेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने बोला था अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक इंसान अपने आप को ये बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट मत बोलो, मुझे टीचर बोलो। ठीक है, तो क्योंकि उनको पता है कि टीचर किस लेवल पर इंपैक्ट डालता है, तो ये काफी एक अच्छा एक अप्रिशिएट करने वाला मूव बोल सकते हैं, खासकर सोसाइटी में टीचर्स को। ठीक है, तो टीचर अगर यहां पर आज के दिन में अच्छे अच्छे निकल कर आते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट सोसाइटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, फेक वैक्सीन से बचना है, बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 की फेक वैक्सीन यहां पर मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई कि इन सब चीजों से बच के रहना है। काफी लार्ज स्केल पर यहां पर फेक वैक्सीन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, रेप्यूटेड जगह से ही अपना जो है डोज आप लोग को लेना है, यानी कि किधर से भी। पिंजर वैली के अंदर रस्साकशी चली रही है अफगानिस्तान के अंदर, तो याद रखिएगा यहां पर पिंजर सिर वैली है बेसिकली यहां पर। ठीक है, तो ये काबुल के पास में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यहां पर अभी अफगानिस्तान के अंदर रस्साकशी चल रही है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। कैसा रहा ये लेक्चर आप लोग जरूर बताना, और जो भी मैंने यहां पर आप लोग क्वेश्चन बोले हैं, ठीक है, इनको एक बार जरूर देखना, एक कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बेसिकली डिटेल में चीजें आप लोगों के सामने है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। ठीक है, बाकी लेक्चर को रेट कैसे करेंगे आप लोग जरूर बताइए, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे। एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि देखिए वीडियो को या तो लाइक किया कीजिए या फिर डिसलाइक किया कीजिए, एक तो आप लोग काम जरूर किया कीजिए, जिससे पता चलता रहे, फीडबैक होता है एक तरीका की वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है। एक सेकंड भी नहीं लगती है काम को करने में, लेकिन आप लोगों को ये भी करना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता है। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पेपर वगैरह भी सब प्रोवाइड करा दिए, सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।